कोई अगर क्वेश्चन वगैरह करे तो, ताकि जो है ना मेरा तो ध्यान इस तरफ नहीं होगा, तो आप मुझे बिल्कुल इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी जी, ठीक हो गया। मैंने वैसे भी आपसे पूछना था कि हम लोग सेशन के दौरान भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, या मैं हाँ, अटेंडीज को कह दूं कि वो नोट कर ले और हम लोग एंड पे क्यू ए सेशन रख दें। दरमियान में भी अगर आता है तो कोई मसला नहीं है, मैं चले तो ठीक है। कोई इशू नहीं है। खुदा न खास्ता आखिर तक वो बेचारा सोचते सोचते भूल ही जाए तो हाँ, ये भी है। ये भी उससे है। बेहतर है कि दरमियान में कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें फिर हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. So I am Abdul Sami, the captain of AWS Cloud Club Pyas, and currently working as a cloud DevOps engineer as well as a backend engineer. And here with me is Faisal Rahman. You might all know him. He is a DevOps engineer, and he has a beautiful social media handle known as DevOps Molvi, where he teaches DevOps. And today we have a session organized by AWS Cloud Club Pyas, which is deploying our first Docker container in the cloud. So I hope that everyone learns to best of the power of by our speaker. So without wasting any time, let's get started. So over to you, Sir Faisal. बहुत बहुत शुक्रिया समी। अच्छा, एक्चुअली जो है ना हमारा आज का एजेंडा ये है कि हम जो है एक डॉकर कंटेनर जो है अपने एक वीएम पर भी रन करें, और इलास्टिक कुबरनेटिस सॉरी इलास्टिक कंटेनर सर्विस है उस पर भी रन करें। तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ। इंस्टेंसेस में आप देख रहे हैं, मैंने 2 इंस्टेंसेस जो है ना वो बनाए हुए हैं। उसमें एक है मेरे पास डॉकर की वीएम। अच्छा, और उस पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने बल्कि लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ एक मेरे पास ये डायरेक्टरी है प्यास के नाम से, ठीक है? अब इसमें एक छोटी-सी एप्लीकेशन है। वैसे बाय द वे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉकर का नाम भी सुना होगा, और आप लोगों ने यानी अपनी लोकल वीएम्स पर या अपने किसी भी EC2 वीएम पर डॉकर रन किया होगा कभी? जी जी जी, किया। कमेंट चैट में लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, बस सही है। तो वैसे यहाँ पर देख लें, ये कुछ फाइल्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं। ये एक छोटी-सी बहुत ही बेसिक नोड की एप्लीकेशन है। तो मैं वैसे जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ डॉकर फाइल का। जैसे आप नैनो डॉकर फाइल करते हैं, तो जिस वक़्त मुझे कोई अपना कस्टम इमेज बनाना होता है ना, तो उसके लिए मैं डॉकर फाइल खुद से लिखता हूँ। और डॉकर फाइल जो है ना एक बहुत ही प्लेन सी फाइल होती है, जिसको लिखते भी ऐसे ही हैं। यानी ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, तो यही इसका सिंटैक्स है। अगर इसमें डी स्मॉल होगा, सी के कैपिटल होगा, तो ये फाइल जो है ना, ये डॉकर इसको नहीं पहचानेगा। तो डॉकर फाइल हमेशा लिखी भी ऐसे ही जाती है। तो अब यहाँ पर देख लें, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, जहाँ से फ्रॉम है, रन है, वर्क डर है, कॉपी है, यूज़र है, फिर इसके बाद रन है, फिर कॉपी है, फिर एक्सपोज़, सीएमडी। तो ये सारी जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और जिस वक़्त इंस्ट्रक्शंस कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास एक डॉकर फ़ाइल आ जाती है, और डॉकर फ़ाइल इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए डॉकर इंजन जो है ना वो हमारा एक कस्टम इमेज बिल्ड कर देता है। जैसे अब यहाँ पर ये नोड की एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर इसका एक बेस इमेज नोड का यूज़ हो रहा है। 20 अल्पाइन ये वैसे काफ़ी यानी पुरानी सी है, अब तो 24 भी है। तो बेसिकली ये बेस इमेज है, इसकी यानी ये पहली लेयर है, और उसके ऊपर जो है ना ये सारी इंस्ट्रक्शंस रन होंगी। अब जो मेरे पास कंटेनर आएगा, उसमें मतलब ये डायरेक्टरी बन चुकी होगी, ये भी होंगे, मॉड्यूल्स भी होंगे, उन पर ये जो ओनरशिप्स हैं वो नोड यूज़र की सेट हो जाएँगी। अच्छा, इसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन रन होंगी। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, जैसे अगर डॉकर इमेजेस मैं करता हूँ, यहाँ पर आपको एक डॉकर इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक इमेज मैंने कल ही वैसे टेस्ट कर रहा था, तो मैंने कहा बना दूँ। ये ना हो डेमो के दौरान पता लगे कोई चीज़ चल ही नहीं रही है। तो बहरहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डॉकर RMI की कमांड से। दोबारा से बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये कह रहा है कि नहीं भाई तुम रिमूव नहीं कर सकते, उसकी
अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, अब सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये कह रहा है कि यार तुम इसको नहीं रिमूव कर सकते इमेज को, क्योंकि ये इमेज जो है ना इस कंटेनर के साथ जो है ना यूज़ हो रहा है। मैं अगर कंटेनर देखूँ कौन सा चल रहा है, तो डॉकर पीएस की कमांड है ना, ठीक है? डॉकर प्रोसेस शो, ये मुझे बताती है कि इस वर्चुअल मशीन पर कितने कंटेनर्स चल रहे हैं। अब यहाँ पर देख लिया आपने, ये वाला इमेज जो है, ये इस कंटेनर के साथ यूज़ हो रहा है। मतलब ये कंटेनर इस इमेज की बुनियाद पर या इस इमेज को यूज़ करते हुए बनाया गया है। तो पहले मैं इस कंटेनर को उड़ा देता हूँ। डॉकर rm -f की कमांड, यानी फोर्सफुली, ज़बरदस्ती से उड़ा दो, ठीक है? ये कंटेनर अब रिमूव हो गया। डॉकर पीएस करते हैं, तो देखें आपको कोई कंटेनर नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले की होंगी। तो इसके बाद फिर डॉकर इमेजेस में आता हूँ। ये एक आपको इमेज नज़र आ रहा है। अब ये इमेज रिमूव हो जाएगा। RMI की कमांड है रिमूव इमेज, और इसके बाद या तो आप इमेज आईडी भी दे सकते हैं या आप इमेज का नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर आईडी देता हूँ। तो अब इमेज रिमूव हो गया। स्क्रीन क्लियर करता हूँ, डॉकर इमेजेस, तो अब मेरा इमेज कोई भी नहीं बना हुआ। अब यहाँ पर दोबारा मैं देखता हूँ डॉकर फाइल में, तो मेरी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सारी पूरी हैं। अब बिलफर्ज यहाँ पर एक फाइल है package.json, ठीक है? अब मैं दोबारा डॉकर फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ना, आपको नज़र आ रही है package.json। अब बिलफर्ज इस डायरेक्टरी में ये package.json ना हो, तो ये मेरा इमेज बिल्ड नहीं होगा। इसको ज़रा जल्दी से आज़मा भी लेते हैं। मैं जल्दी से आपको ये एरर रिप्रोड्यूस करके बताता हूँ। मूव package.json को किसी और नाम से कर लेते हैं, ओल्ड package.json, ठीक है? अब मैं इमेज बिल्ड करूँगा तो वो कहेगा भाई package.json तुम्हारे पास नहीं है, मुझे एरर आना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि डॉकर फाइल में ये वाली फाइल कॉपी होना ज़रूरी है कंटेनर के अंदर। वैसे डॉकर फाइल पर पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनता है, लेकिन अब जल्दी से इसको रिवाइज ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब मैं करता हूँ, कोई बता सकता है डॉकर बिल्ड की कमांड किसी को आती है? चलिए कोई मसला नहीं है। डॉकर बिल्ड, यानी डॉकर बिल्ड की कमांड इस डॉकर फाइल को रीड करते हुए एक कस्टम इमेज बनाएगी, ठीक है? डॉकर बिल्ड माइनस टी का मतलब है टैग क्या दो जी, मैं इसको कहता हूँ प्यास इमेज वर्जन 1। कि ये मेरा एक इमेज है जिसका ये टैग होगा, टैग मतलब नाम, सही है? और डॉट का मतलब ये है कि डॉकर फाइल यहां पर ही पड़ी हुई है, यहां से ही उठाओ। अब देखिए आपके पास जो है ना, मैं कह रहा था कि ये एरर आएगा। क्यों आ रहा है? कि उसको package.json जो है ना वो मिल नहीं रही, ठीक है? कुड नॉट रीड package.json, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये जानबूझकर मैं इस एरर को मैं लेकर आया हूं कि आपको समझ आए कि जिस वक्त भी इमेज बिल्ड होता है ना, तो वो डॉकर फाइल की सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। क्लियर हो रही है ना बात ये? अब मिसाल के तौर पर मैं क्लियर करता हूं, ls-l करता हूं। अब इसको मैं सही जो फाइल है उसके नाम से इसको रीनेम कर देता हूं। वैसे लिनक्स सबसे पहली बुनियाद है क्लाउड और डेवऑप्स की। अच्छा, ये सारी लिनक्स की कमांड्स हैं, चाहे कुबरनेटिस है, गिट है, डॉकर है, टेराफॉर्म है, जो भी है वो चलेगा लिनक्स पे ही। तो इसलिए मैं आपको ये यानी ब्रादराना एडवाइस देता हूं, चाहे भले आप डेवलपमेंट में चले जाएं, पाइथन डेवलपर है, एआई एमएल इंजीनियर जो ज्यादा आजकल जॉब्स आ रही हैं, वर्क फ्लोज वगैरह, तो वो सारे रन कहाँ होते हैं? वो एटलीस्ट किसी न किसी जो है ना लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर रन होते हैं। अब मैं इसको मूव करता हूँ, अब फिर दोबारा डॉकर बिल्ड की कमांड रन करते हैं। ये कमांडें मैं ज़ुबानी चला रहा हूँ, क्योंकि बार-बार जो है ना प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कमांड्स आपको समझ भी आ जाएँगी, और कॉपी पेस्ट के बजाय जो है ना आप ज़बानी इनको रन करें। डॉकर बिल्ड माइनस टैग, फिर प्यास इमेज,
कॉलन v1 और इसके बाद डॉट, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं तो अब मेरा इमेज बिल्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद डॉकर इमेजेस, अब आपने देख लिया इमेज हमारा एक बिल्ड हो गया है। यहां तक क्लियर है सब? यस, क्लियर है। अच्छा अच्छा, कहीं कोई क्वेश्चन हो तो भले चैट में पूछें और फिर हम जो है ना उसको उसी वक्त राइट अवे आंसर करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास एक इमेज आ गया है, ठीक है, डॉकर बिल्ड की कमांड से। डॉकर बिल्ड की कमांड ये है, और इसके बाद आप उसका नाम देते हैं टैग, और उसके बाद आप डॉकर फाइल का पाथ देते हैं। ये कमांड्स को समझना जरूरी होता है। आज क्या, आज चैट जीपीटी आ गई है ना, हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी ही इसी पर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है। मैं अपने आप को पहले कहता हूँ, मैं यानी मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं क्रिटिसिज्म वगैरह का वो वाला बंदा नहीं हूँ। तो मुझे यार एक मिनट दीजिएगा, कोई नॉक कर रहा है, सॉरी। बहुत माजरत, एक पार्सल आया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लें, डॉकर बिल्ड -t, और आपने टैग दे दिया, और ये इमेज इस तरह हमारा बिल्ड हो गया। अब हमारे पास इमेज तो आ गया है, इसको हमने रन करना है कंटेनर की फॉर्म में। मैंने एजेंडे में अब्दुल समी के साथ भी ये शेयर किया था कि हम थोड़ी सी बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन के बारे में। देखिए, वर्चुअल मशीन्स तो आपने माशाल्लाह से सबने बनाई होंगी, लिनक्स की, अपने वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हुए, VMware को यूज करते हुए, हाइपर वी को यूज करते हुए, ये जैसे मेरे पास इधर WSL भी है, ये ठीक है। अब ये WSL भी एक किस्म से वर्चुअलाइजेशन भी है। तो अब एक वर्चुअल मशीन में और एक कंटेनर में क्या डिफरेंस है? वैसे दोनों ही वर्चुअलाइजेशन के अम्ब्रेला के नीचे आती हैं, यानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्चुअलाइजेशन। लेकिन कंटेनर्स को कहा जाता है कि ये लाइट वेट है। आपके सामने देखें, 1 सेकंड में कंटेनर जो है ना वो रन हो जाएगा। और अगर आपने सर, मैं आपको जस्ट सॉरी इंटरप्ट करूंगा। बिलाल सईद का क्वेश्चन है कि सर ज़रा डॉकर इमेज के बारे में बताएंगे। इज इट कंपेरेबल टू द इमेजेस वी फाइंड ऑन डॉकर हब और डॉकर मार्केटप्लेस? देखें, वो जो डॉकर हब पे इमेजेस हैं ना, वो कम्युनिटी इमेजेस हैं, वो सबके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और यही डिफरेंस मैंने आपको बताना था कि जिस वक्त आप अपना कस्टम इमेज बनाते हैं ना, तो उसके लिए आप डॉकर फाइल यूज करते हैं। यहां पर देखें, अगर मैं डॉकर हब पर जाता हूं, सॉरी यार, किधर है, एक मिनट, मैं इसको डुप्लीकेट ओपन करके यहां पर करता हूं, hub.docker.com। अब यहाँ पर देखें, डॉकर हब पे जो इमेजेस हैं, इनको कम्युनिटी एडिशन या कम्युनिटी इमेजेस कह सकते हैं आप समझने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ इंजनएक्स का मैं इमेज सर्च करता हूँ, तो ये सारे जो है ना ऑफिशियल इमेजेस हैं, और ये कम्युनिटी के सारे लोग यूज करते हैं पूरी दुनिया में। हर इमेज का पुल देखें, 1 बिलियन प्लस पुल्स हैं। लेकिन अगर मुझे अपना कोई कस्टम इमेज बनाना होगा ना, तो उसके लिए मुझे पहले डॉकर फाइल लिखनी होगी। डॉकर फाइल लिखूंगा, और उसके बाद मेरा अपना इमेज बन गया है। ये समझ लें, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो है ना, ये समझ लें, ये सारे ओपन सोर्स हैं या कम्युनिटी इमेजेस हैं, जिनको हर कोई यूज कर सकता है। लेकिन जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या आपके अपने इमेजेस हैं, वो पब्लिकली आप ना ही तो लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी एप्लीकेशन का कोड होगा, आपकी लाइब्रेरीज होंगी, हो सकता है सीक्रेट्स भी हों, वगैरह वगैरह। तो ये आपका अपना इमेज है, और अपने इमेज को बनाने के लिए ना आप डॉकर फाइल यूज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और यही समझने की बात है कि जो कम्युनिटी इमेजेस हैं वो अब्दुल समी यूज करे, मैं यूज करूं,
फरजाना यूज करे, शबाना यूज करे, कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन जो कस्टम इमेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। अब ये देख लेंगे, ये मेरी अपनी वीएम है और इस पर मैंने अपना इमेज बनाया है, इसमें मेरी अपनी एप्लीकेशन का कोड है। ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। शेयर करूंगा भी तो अपनी टीम के साथ, और उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी, प्राइवेट। वो इंशाल्लाह हम आगे 5 एक मिनट में इंशाल्लाह देखते भी हैं, मैंने यहाँ AWS पर बनाई भी है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये मेरा आ गया कस्टम इमेज, और आपने मजीद पढ़ लीजिएगा कि कम्युनिटी इमेजेस में और कस्टम यानी मेरे जो अपना इमेज है इसमें क्या डिफरेंस होगा, आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। डॉकर रन की कमांड से अब मैं इस इमेज को कंटेनर की सूरत में लेकर आऊंगा। यानी इमेज जिस तरह हम हमारे पास बूटेबल यूएसबी में हमारे पास यूबुंटू का इमेज होता है, उसको हम यूएसबी से बूट करते हैं, हमारे पास बीएम चल जाती है या सिस्टम चल जाता है। यही समझ लें कि यहाँ पर वही इमेज, डॉकर इमेज यूज होगा डॉकर कंटेनर को रन करने के लिए। और उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर रन की। डॉकर रन -IT। अब ये स्विचेस हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव -D डिटैच, बैकग्राउंड में चलाओ, ठीक है। कमांड चलेगी तो मेरा शेल ऑक्युपाई नहीं होगा, बैकग्राउंड में प्रोसेस चल पड़ेगा। अच्छा, -P पोर्ट। कौन सी पोर्ट है, अब मुझे पता है कि मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट पर चल रही है, तो मैं 8080, ये होस्ट की पोर्ट है, और एक कंटेनर के अंदर की पोर्ट है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, मैं हमेशा ये भूल जाता हूं कि यार ये होस्ट की पोर्ट है या ये कंटेनर की पोर्ट है। फिर मुझे उसी वक्त रन टाइम पे मैं गूगल करता हूं कि यार ये वाली होस्ट की है या ये कंटेनर की है। मैं अभी भी भूल गया हूं, मैं इसको चेक कर लेता हूं आपके सामने ही कि ये जो डॉकर रन होस्ट पोर्ट, तो उसमें हमारे पास जो है ना ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये पहली जो पोर्ट है, ये मैं भूल जाता हूँ कि कौन सी होगी। वैसे आप अपने पास देखें जरा, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। हाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहली, मैं बता सही रहा था, ये होस्ट पोर्ट है, दूसरी जो है ना कंटेनर की पोर्ट है। यानी होस्ट पोर्ट ये जो वर्चुअल मशीन है आपकी वीएम, ये आपके कंटेनर के अंदर की पोर्ट है, और इसको कहते हैं पोर्ट्स को मैप करना। अब 8080 पोर्ट पे मेरी एप्लीकेशन चलेगी, और इसके बाद मिसाल के तौर पर मैं अपने नाम कंटेनर का नाम देता हूं कंटेनर 1, और इसके बाद मेरे पास इमेज का नाम आ जाएगा प्यास इमेज। वो खुद ही उठा लेगा, मैंने टैब दबाया खुद उठा ले। इसका मतलब है कमांड मैं सही रन कर रहा था। जिस वक्त आपकी कमांड में कोई एम्बिगुइटी होती है, कोई लफड़ा होता है ना, तो वो कमांड नहीं चलती। तो अब ये कमांड ऐसे है, ठीक है। और ये डॉट का मतलब ये है कि इमेज भी यहां पर है। तो इस कमांड को मैं दोबारा बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। पहली बात तो है, हमने डॉकर बिल्ड की कमांड रन की जिससे एक इमेज आया। अब इमेज को बना लिया, अब उसी इमेज को हम यूज करते हुए कंटेनर रन करेंगे। उसके लिए कमांड है डॉकर रन इंटरेक्टिव। अब इंटरेक्टिव करता क्या है, ये जिस वक्त हम किसी भी कंटेनर के अंदर शेल में जाते हैं ना, तो वो उसके लिए यूज होता है इंटरेक्टिव शेल। और -D डिटैच्ड मोड है, -P पोर्ट, होस्ट की पोर्ट, कंटेनर की पोर्ट, फिर उसके बाद कंटेनर का नाम कंटेनर 1, और उसके लिए कौन सा इमेज, ये वाला इमेज। और डॉट मतलब यहां से ही ये कमांड चलेगी, और ये कमांड चल गई है, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखता हूं डॉकर पीएस। तो अब डॉकर पीएस में इसने कुछ भी नहीं शो किया, और इसके बाद मैं PS-A करता हूं। तो अब ये कह रहा है कि ये वाली, ये हमारे पास ये कंटेनर चल के एग्जिट हो गया है। वैसे ये मैं दोबारा चेक करता हूं, पैकेज ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, नैनो डॉकर फाइल पैकेज.json। अच्छा सॉरी, एक मिनट, एक चीज गलत हो गई है हमारे पास शायद।
मैंने कमांड में कोई गलती की है। अब ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी कंटेनर चल रहा है। डॉकर ps -a जो है ना वो हिडन कंटेनर्स को भी शो करेगा। तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डॉकर rm -f। अच्छा, डॉकर इमेजेस में जाता हूँ दोबारा। ये अच्छा हो गया कि एरर आ गया। हम देख लेते हैं कि इसको ट्रबल शूट किस तरह करना है। फिर दोबारा मैं कमांड चलाता हूँ ये वाली। अब करते हैं डॉकर ps। तो अब हमारा कंटेनर जो है ना वो पहले चल के एग्जिट स्टेट में चला गया था, लेकिन अब सही तरह चल रहा है। अब मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि मेरी एप्लीकेशन लाइव हो गई है? ये वैसे कमांड्स जो है ना वो बहुत इजी है, डॉकर रन। लेकिन जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन अब वाकई इस पोर्ट पे चल रही है या नहीं? अव्वल तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर ही वीएम पर चेक कर सकता हूँ। लोकल होस्ट करूँ और कॉलन 8080 करूँ, तब भी ये देखें मेरे पास आउटपुट आ रही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये वाली कमांड रन करता हूँ जिससे मुझे मैं थोड़ा माजरत अगर स्पीड ज्यादा है तो ये मेरा वीएम का पब्लिक आईपी है। यहाँ से नहीं तो मैं कंसोल से भी उठा सकता हूँ यहाँ से। इस सर एक क्वेश्चन है नज़ीब का कि कंटेनर को डिटैच्ड मोड में या इंटरेक्टिव मोड में चलाने का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अगर मैं नहीं चलाता ना तो मेरा ये यहाँ शेल पर मुझे काम नहीं करने देगा। ठीक है, मेरा शेल ऑक्युपाई हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं मजीद कमांड्स नहीं रन कर पाऊंगा। डिटैच मोड में चलाने का मकसद ये है कि यार बैकग्राउंड में चलता रहे, मैं मजीद आगे अपना काम जो है ना वो जारी रख सकूं, इसलिए ये होता है। और इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि जिस वक्त ओके, मैं थैंक यू। -it की कमांड यूज करता हूँ ना, स्विच यूज करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त, अब मैं बता ही देता हूँ, डॉकर ps डॉकर exec की कमांड है -it, और इसके बाद ये कंटेनर का आईडी है और sh। अब ये देखिए मैं कंटेनर के अंदर चला गया। अब ये पॉसिबल क्या हुआ है, ये इस स्विच से पॉसिबल हुआ है कि इंटरेक्टिव सेशन मुझे मिल गया है। तो ये थोड़ी डीप बातें हैं थोड़ी, तो विद इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आपको जरूर समझ आती जाएंगी। तो अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि नॉर्मल डॉकर फाइल हमारी और डॉकर कंपोज डॉट YAML, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा एडवांस भी है। डॉकर फाइल जो है ना वो एक इमेज को बिल्ड करने के लिए यूज होता है। और डॉकर कंपोज में जिसमें हम 7 इमेज, 8 इमेज, 10 इमेजेस डॉकर के एक ही दफा बिल्ड करना चाहें, तो उसके लिए हम डॉकर कंपोज डॉट YAML को यूज करते हैं। डॉकर कंपोज डॉट YAML ये समझ लिए थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है डॉकर की, और जिसमें माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है। और वैसे मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर अपलोड भी किया हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें हमने लैंप सर्वर जो है ना वो डॉकर कंपोज डॉट ओके, YAML, थैंक यू। हाँ जी, उसमें बनाया है। तो एक इमेज बनाना हो तो डॉकर फाइल, बहुत सारे इमेजेस को एट वन टाइम बिल्ड करना हो तो YAML। अब यहाँ पर मैं आता हूँ कंसोल में और EC2 में जाता हूँ और अपने सिस्टम का आईपी देख लेता हूँ यहाँ पर। और जो मेरा ये वाला VM है, इसमें यहाँ पर आके दूसरे ब्राउजर में हम चेक कर लेते हैं। 8080 पोर्ट है, मैं इसको 80 पर भी चला सकता हूँ। तो ठीक है, ऐसे हमारी अब एक एप्लीकेशन चल गई है। माजरत के साथ ये पुराना डेमो है, लेकिन मेरे पास रात को टाइम नहीं था कि मैं इसको थोड़ा अपडेट वगैरह करूं। तो बहरहाल ये पहले एक मैंने इंस्टीट्यूट में ये डेमो दे दिया है। तो बहरहाल आपको समझ तो आ गई है ना कि इस तरह हमारी ये एक एप्लीकेशन, अब ये कॉन्टेनराइज्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कंटेनर में चल रही है। मिसाल के तौर पर मैं अब इस कंटेनर को रिमूव कर देता हूं। कौन सा कंटेनर है जी? डॉकर rm-f। कंटेनर का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। इसको अगर रिमूव कर देता हूं तो एप्लीकेशन हमारी डाउन हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब
कंटेनर नहीं तो एप्लीकेशन हमारी नहीं चल रही, और इसलिए किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के लिए आपको डॉकर फाइल लिखना जरूरी होती है। अब 8080 है, मैं इसको किसी और पोर्ट पे अगर चलाऊं तो कोई बता सकता है क्या कमांड होगी? मिसाल के तौर पर 8088 पर चलाऊं या सिर्फ 80 पर चलाऊं, तो उसके लिए कमांड होगी डॉकर रन, फिर -IT -D -P। अब होस्ट की पोर्ट मैं 80 कर देता हूँ, कंटेनर के अंदर की पोर्ट मैं फिलहाल चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे कोड में चेंज करना होगी। -नेम कंटेनर 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद नोड इमेज क्या हो गया, प्यास इमेज है यार, सॉरी। ठीक है। अब दो कंटेनर मेरे पास आ गए हैं, एक आ गया, सॉरी, एक किल कर दिया था। अब ये इसकी होस्ट पोर्ट 80 है और दूसरा 8080 है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं इस पोर्ट को रिमूव कर दूं तो भी मेरी एप्लीकेशन चलनी चाहिए। समझ आ गई ये पोर्ट मैपिंग की? ये प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये वाला हमारी आज के सेशन का पहला पार्ट यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, कि जिसमें हमने देखा कि हम एक वीएम पर किस तरह एक कंटेनर को चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे ईसीएस पर जाऊं। करंटली और क्लियर है, हम नेक्स्ट मूव कर सकते अच्छा, हैं। ठीक हो गया। अब इलास्टिक कंटेनर सर्विस, और उसके लिए है ये, और दूसरा टैब मैं ओपन करता हूं, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ईसीआर। दोनों में पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब हम पहले तो हमने कंटेनर वीएम पर चलाया था, अब हम कंटेनर डायरेक्ट एडब्ल्यूएस की कंटेनर सर्विस को यूज करते हुए चलाएंगे। तो उसके लिए पहले तो हमारे पास हमारे डॉकर इमेजेस एडब्ल्यूएस पर होना लाजमी है। ठीक है, अब यहां पर देख लें, एक प्राइवेट रिपोजिटरी मैंने बनाई है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन किया गया था कि हम डॉकर हब के जो इमेजेस हैं और जो हम कस्टम इमेज बिल्ड कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस अब ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे जो कस्टम इमेजेस हैं वो मैं अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज में रखूंगा, वो मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो यहाँ एक प्राइवेट रिपोजिटरी मैंने बनाई है नोड इमेजेस की, यहां तक ठीक है। अब आपके जहन में ये जरूर सवाल आना चाहिए कि भाई ये इमेजेस आखिर यहां तक पहुंचे कैसे हैं? किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है ऐसा कि यार ये इमेज आया कहां से है, सर ने कहां से अपलोड किया होगा? कोई बता सकता है? हैं? सर आपने लोकली किया होगा अपलोड? यहाँ लोकली से भी मुराद यानी वीएम से? यस। वीएम से भी पुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने गिटहब का नाम सुना हो, CI/CD का काम किया हो, तो उसको मैं यूज करके CI/CD पाइपलाइन चलाई है और उसके बाद यहाँ पर इमेज मेरा ECR में पुश हुआ है। और ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है, जरूर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। और पिक्चर देखें कितनी ब्राइट की हुई है, ये नूर नहीं है, कैनवा में 100% ब्राइटनेस की हुई है मैंने, ठीक है। खैर, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वाली है रिपोजिटरी, और इसमें एक्शंस में जाऊं तो ये पाइपलाइन चल रही है मेरी, ठीक है। पाइपलाइन से 100% जो है ना मेरी ये ऑटोमेटिक पाइपलाइन है, जो कि मेरी इस इमेज को कोड को बिल्ड करके यहाँ पर देखें, लॉग इन टू इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री और पुश द इमेजेस टू AWS ECR। तो ये एक्चुअली जो है ना इमेजेस यहां से पुश हो रहे हैं, ये पूरी पाइपलाइन है, और इसी पाइपलाइन के जरिए जो है ना मेरे इमेजेस यहां तक आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब पाइपलाइन का इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसके लिए भी जब भी टाइम मिला तो इस पर भी 1 घंटे का सेशन हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें हम इस पाइपलाइन को देख सकते हैं, YAML को देख सकते हैं, और
किस तरह जो है ना एक पाइपलाइन में AWS के क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर हुए, वो चली और मेरे सारे डॉकर इमेजेस जो है ना यहाँ पर आ गए। बहरहाल आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि हम CI/CD पाइपलाइन के थ्रू जो है ना अपने इमेजेस को यहाँ पर लेकर आते हैं। ये अब मेरे पास डॉकर इमेजेस हैं और ये मेरे अपने कस्टम इमेजेस हैं। क्लियर? अब इन्हीं इमेजेस को यूज करते हुए मैं किसी भी इमेज को इलास्टिक कंटेनर सर्विस पर डिप्लॉय कर सकता हूं। ठीक है? और उसके लिए मुझे एक क्लस्टर बनाना होगा, जैसे यहां पर मैं बना चुका हूं। पहले आपको दिखा देता हूं। ठीक है? और उसी क्लस्टर में दो तीन चीजें प्री रिक्विजिट्स हैं जो मुझे बनानी होंगी, तो उसके बाद मेरा कंटेनर AWS पर डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्विस चल रही है इलास्टिक कंटेनर सर्विस में, और यहाँ पर मेरा कंटेनर डिप्लॉयड है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन इंशाल्लाह समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। सारी ऑप्शंस को हम नहीं देखते, जो मोटी मोटी हैं इंशाल्लाह हम उनको देखकर हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह एक कंटेनर जो है ना वो डिप्लॉय होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि हम इसको एक्सेस किस तरह करें। ये देखें, यहाँ पर भी पोर्ट 8080 है यूज हो रही है, और हाँ, ये DNS नेम है जिसका मैंने नाम रखा है DevOps ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो अभी इसी DNS नेम को अगर मैं यहाँ पर करूं तब भी मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो चलनी चाहिए। ठीक है? वही एप्लीकेशन यहाँ पर अब एक लोड बैलेंसर के थ्रू चल रही है, जो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट VM पर भी बताई है। ये वही एप्लीकेशन है, लेकिन ये VM पर चल रही है और ये AWS इलास्टिक कंटेनर सर्विस पर चल रही है। दोनों के लिंक्स भी डिफरेंट हैं। अब वापस आते हैं इधर, और इलास्टिक कंटेनर सर्विस में हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हैं। पहले तो आपको एक क्लस्टर बनाना होता है। इसमें तीन चीजें हैं। वैसे अगर आपके पास AWS का फ्री टियर अकाउंट है तो आप इसको जरूर फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है? यहां पर आता हूं मैं। देखें, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक क्लस्टर और एक टास्क डेफिनेशन। पहले तो हम एक क्लस्टर बना लेते हैं कि इसमें ECS पे क्लस्टर बनता किस तरह है। ठीक है? जैसे यहां पर मैं अब नाम दे देता हूं प्यास क्लस्टर। ठीक है? बाकी ये जो बहुत सारी ऑप्शनल चीजें हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और वो वैसे भी ऊपर से चली जाएंगी, तो बेहतर है जो वो काम करें जो हमें समझ भी आए। उसमें इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज्यादा। फारगेट क्या है? जॉब्स में भी आप अगर देखें तो ECS में फारगेट का लाजमी वो मेंशन करते हैं। फारगेट जो है, जिस तरह लैम्डा है सर्वरलेस, ECS में फारगेट यूज होती है, वो सर्वरलेस के लिए यूज होती है। और अगर आप सर्वरलेस ही यूज करते हैं तो फॉरगेट ओनली जो डिफॉल्ट ऑप्शन है बस यही काफी है। मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपने, अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा कि किस तरह हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि EC2 भी यूज हो साथ, या सेल्फ मैनेज इंस्टेंसेस यूज करूं साथ, तो आप इनमें से जो सी भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये मुश्किल हो जाएंगी। फॉरगेट ओनली सिंपल है, हेडेक भी सारा AWS पर है, और सर्वरलेस भी है। बस यही डिफॉल्ट जो ऑप्शन है, बाकियों को छोड़ दें। बस ये सिंपल सा एक स्टेप है कि आपने क्लस्टर का नाम देना है फॉरगेट, जो कि सर्वरलेस है। यहां पर देखें लिखा भी हुआ है सर्वरलेस, यू डोंट थिंक अबाउट क्रिएटिंग और मैनेजिंग सर्वर्स। सारा ओवरहेड AWS पर है, जान दो, कुछ भी नहीं हमें चिंता करने की जरूरत, टेंशन लेने की। यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा तो मेरा एक क्लस्टर बन जाएगा, जो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये एक ECS पे क्लस्टर बनाया है मैंने, जो कि पहली कोर रिक्वायरमेंट है, यानी क्लस्टर में। अब यहाँ पर देखें क्लस्टर बन गया। अब इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि नो टास्क रनिंग, यहाँ ऊपर रन हो रहे हैं, ये वन रनिंग। ठीक है? तो इसमें अब मुझे एक टास्क बनाना होगा। ऐसे ये ECS जो है ना वो चलती है। फिर इसके बाद वैसे अब तो समी समझ आ रही है सबको या नहीं? मैं अपना ही लगा हुआ हूँ। जी जी, काफी हद तक समझ आ रही है।
अच्छा अच्छा, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्विस है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी। बुनियाद यही है जो जी हम जी यहाँ श्योर। पर कर चुके हैं। अब इसके बाद आप क्लस्टर बनाने के बाद टास्क डेफिनेशन में जाएंगे। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, बस सही है फिर तो। अच्छा, टास्क में जैसे एक टास्क ये बना हुआ है, ठीक है? ये रात को मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने एक टास्क बनाया था। अगर आप नया टास्क बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन पर चले जाएं आप, ठीक है? न्यू टास्क डेफिनेशन, और इसके बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं इसको दे देता हूँ प्यास टास्क, ठीक है? ताकि आपको ये याद रहे कि यार यहाँ पर ये मैंने काम किया है। मैं आपको यहाँ एक बड़ी ब्रादराना एडवाइस देता हूँ कि जिस वक्त भी आप AWS पे काम करें ना, तो इनकी डिफॉल्ट चीजें जो है ना वो यूज ना करें। एक आध दफा यूज कर लें, बस काफी है। इसके बाद आप अपने नाम से बनाएं, ठीक है? मैं अपने नाम से बनाता हूँ, ये डेवऑप्स मौलवी के नाम से बनाता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि यार किस जगह पे मैंने क्या किया था। डिफॉल्ट में आपको पकी पकाई चीजें मिल जाएंगी, आपको बिहाइंड द सीन्स समझ नहीं आएंगे। आप अपने नाम से हर चीज बनाएं, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है। ये एक बहुत ही, यानी आपको गुथली बता रहा हूँ, वो क्या हो उसके उसको कहते हैं समझने के लिए, कि अपने नाम से बनाएं। डिफॉल्ट सारी चीजों में डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल होंगी। डिफॉल्ट VPC होगा, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अपने नाम से बनाऊं, ताकि मुझे समझ आए कि यार कौन सा VPC है जो कौन सा EC2 इंस्टेंस वगैरह यूज कर रहा है। तो ये मेरी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, इसके बाद ये दो तीन ऑप्शंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। यहां पर भी देखें, फॉरगेट ही है, सर्वरलेस, मैं इसी को ही सिलेक्ट करता हूं। और इसके बाद जो जो यहाँ पर उसने रिकमेंड की हुई है, फिलहाल मैं वही डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ कि ये काफ़ी है। मेमोरी मेरे एक कंटेनर के लिए 3 GB बहुत है, मैं 2 GB भी कर सकता हूँ। V1 vCPU की जगह मैं 0.5 भी कर सकता हूँ, बहुत है। कोई इतना इस पर ट्रैफिक नहीं होगी, खाली टेस्ट करना है। यहाँ पर रोल जो है वो ज़रूरी है कि इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए IAM का रोल है, जो यहाँ पर आप बना सकते हैं। पहले से बना हुआ है, बस मैं इसी को यूज करूंगा। अब रोल्स बनाते क्यों हैं, ये अलग डिबेट है, जिसमें आपको आर्जी तौर पर जो है ना परमिशंस मिलती हैं किसी भी टास्क को, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये पूरा एक चैप्टर है IAM में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं अपने कंटेनर का नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर प्यास ऐप कर लेता हूँ, बल्कि इधर हर जगह। और इसके बाद एसेंशियल कंटेनर है। यहाँ देखें, ये इमेज कहाँ से उठाएगा? ECR से। ये ECR पर मेरे इमेजेस पहले से पड़े हुए हैं। मेन चीज इसमें यही है, दोबारा बता रहा हूँ, मेन चीज जो है ना वो यही है कि इमेजेस कहाँ से आएंगे भाई। इमेजेस के लिए मेरे पास ये रिपॉजिटरी पहले से बनी हुई है। रिपॉजिटरी कहाँ से आई है? यहां से आई है। यहाँ उसका मैं लिंक दे देता हूं और ये सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है? और सिलेक्ट इमेज होगा। अब यही इमेज बेसिकली जो है ना वो चलेगा किधर? ECS पर चलेगा, इलास्टिक कंटेनर में। तो यहाँ पर कंटेनर की पोर्ट जो है ना मैं 8080 दे देता हूँ, जो अंदर है। और इसके बाद बाकी सारी चीजें मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। तो काफी सारी हैं, वैसे ही आप परेशान होंगे, छोड़ें उनको। बक जो भी है बाकी सब डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मैं क्रिएट कर देता हूँ एक टास्क, ठीक है? तो स्टेप वाइज अब फिर चलें। तो पहले हमने क्या किया था, एक क्लस्टर सर मैं क्रिएट किया। आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। एक क्वेश्चन है कि हम लोग बेसिकली अभी टास्क डेफिनेशंस की और क्लस्टर्स की स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बेहतर ये है कि हम इसका ओवरव्यू समझ लें, जान लें कि ये इन चीज़ों का मकसद क्या है या ये किस लिए काम आती हैं। टास्क डेफिनेशन और क्लस्टर्स ये होते क्या हैं, लाइक इनकी बिग पिक्चर। अच्छा, बिल्कुल। बेसिकली जो है ना आप नेम स्पेसेस का, या आप ये समझ लें कि कंटेनर्स को क्लाउड पर चलाने के लिए ये 3 प्री रेक्विजिट्स हैं। पहली बात, क्लस्टर। क्लस्टर होगा तो उसके अंदर टास्क बनेंगे,
टास्क होंगे तो उसके अंदर सर्विस बनेगी। ये इसकी बिग पिक्चर ये है कि ये तीनों कोर रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंटेनर को AWS पे चलाने के लिए। अब क्लस्टर से मुराद जो है ना, एक क्लस्टर जिस वक्त बनता है तो उसमें हमारे पास आपने देखा कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं मांगी जाती। ये एक अलग से एक आप समझ लें कि एक आपको आइसोलेटेड स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर आप जो है ना अपने टास्क रन कर देते हैं। अब एक टास्क मैंने इसलिए आपके सामने यहाँ पर बनाया है कि आपको ये क्लियर हो कि टास्क में मांगा क्या जाता है। एक टास्क को बनाने के लिए हमें अपना डॉकर इमेज का पाथ देना होता है, डॉकर इमेज का नाम सॉरी पोर्ट्स वगैरह देनी होती हैं, और हमें उस उस टास्क का भी एक नाम देना होता है। अब यहाँ दोबारा मैं प्यास टास्क में जाता हूं, तो हर सर्विस के लिए हमें एक टास्क चाहिए होता है। टास्क कंटेनर्स रन करने के लिए एक कोर रिक्वायरमेंट है। बस ये समझ लें कि ये AWS की जो हायरार्की है ना, वो ऐसे ही है कि सबसे पहले एक क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर के बाद एक टास्क बनाओ, टास्क के अंदर एक सर्विस बनाओ। अभी एक तीसरा स्टेप रहता है। अब टास्क ऐसे ही है, टास्क में आप अपने कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे होते हैं। टास्क से मुराद यहाँ पर इजी टर्म में मैं यही कहूंगा कि आप अपने कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करते हैं। अब यहां तक क्लियर हुई है बात? दोबारा मैं जी रिपीट सर, कर देता हूं। देखें, क्लियर है। ये अब ये यानी एक इस सर्विस को बनाया ही इस तरह गया है कि जिस वक्त भी मैं इलास्टिक कंटेनर सर्विस पर आता हूं ना, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे क्लस्टर बनाना ही होगा। क्लस्टर एक स्पेस बना देगी आपको, यानी अपने कंटेनर्स रन करने के लिए। ठीक है, एक आपके लिए एक आइसोलेटेड एक समझ लें कमरा बन जाएगा। उस कमरे के अंदर आपने सारा काम करना है। अब वो काम कौन से हैं? वो टास्क हैं। सॉरी, ओके सर, ऑल क्लियर। यहां पर देखें, अब ये क्लस्टर है। देखें, अब यहाँ ये कह रहा है ना, हर चीज के नीचे खुद AWS भी उसकी डेफिनेशन बता देता है। जैसे मैंने आपको कमरे की एग्जांपल दे दी, क्लस्टर एक कमरा है जिसमें सारे टास्क इकट्ठे होंगे। अब मैं क्लस्टर नहीं बनाऊंगा, मेरे टास्क कहाँ रन होंगे? तो ये क्या हो गई, क्लस्टर एक बुनियाद होगी। इसको मैं आपको समझाने के लिए ये कह सकता हूं कि ये एक आपकी स्पेस है, कोवर्किंग स्पेस जिस तरह नहीं होती। ठीक है, उसी में हम टास्क भी रन करेंगे, उसी में हम सर्विसेज भी रन करेंगे। तो पहली कोर रिक्वायरमेंट ECS की क्या है? एक क्लस्टर बनाओ। अब इसके बाद हम क्लस्टर बनाने के बाद टास्क है। अब इसी की इन्फो में जाएं तो द टास्क डेफिनेशन व्यू लिस्ट ईच टास्क डेफिनेशन फैमिली यू हैव क्रिएटेड। अब उसमें हम रिवीजन्स बनाते हैं, हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, नए कंटेनर्स बनाते हैं। वो सारा कुछ किस में हो रहा होता है? टास्क डेफिनेशंस में होता है कि यार आप करना क्या चाह रहे हो, कौन सा कंटेनर रन करना चाह रहे हो, कितने कंटेनर रन करना चाह रहे हो। तो ये थोड़ी सी ना ये चीजें आपको बाद में पढ़नी भी होगी, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। यार ये पता नहीं कौन है अल्लाह का बंदा। अच्छा, ठीक हो गया। पहली कोर रिक्वायरमेंट क्लस्टर, क्लस्टर के बाद एक टास्क। टास्क में आपने चीजें डिफाइन करनी होती हैं किसके हवाले से? कंटेनर के हवाले से। अब यहां पर जैसे मैंने प्यास टास्क बनाया है, अब इसमें देखें हर दफा नई रिवीजन्स होती हैं, मतलब जो जो आपकी कोड में चेंजेस आती हैं, आपका आपकी एक नई रिवीजन आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। जैसे इसमें दोबारा जाऊं तो मेरी 14 रिवीजन्स हो चुकी हैं, मतलब 14 दफा जो है ना, बाकी मैंने डिलीट कर दी थी, एक ही रखी हुई है सच्ची बताऊं तो, बाकी मैंने इसको डिलीट कर दिया था। तो देखें हर रिवीजन जो है ना, वो बार बार नई आ रही होती है। ये रिवीजन क्या है? ये आपके कोड में चेंजेस होती हैं। जो जो आपके कोड में चेंजेस होती हैं, एक नई रिवीजन बनती जाती है। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं टास्क डेफिनेशन पे। टास्क डेफिनेशन ये हो गया, जैसे एक टास्क बन गया हमारे पास, उसका नाम है प्यास टास्क। ये एक पूरी फैमिली है और उसमें ये कंटेनर आ गया। ये यकीन करें, जब तक आप 2-3 एक दिन लगातार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये चीजें
मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं शुरू में जिस वक़्त मैंने ईसीएस पे काम करना शुरू किया था ना, तो दिमाग घूम नहीं जाता, यार ये हो क्या रहा है? ठीक है? तो ऐसे ही है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। आप कोर कॉन्सेप्ट को समझें। पहला आ गया काम, मैंने ईसीएस पे क्लस्टर बनाना है। बिलफ़र्ज़ आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है, सर क्लस्टर बनाऊँगा। क्लस्टर के अंदर सर मैं टास्क डिफ़ाइन करूँगा। टास्क डिफाइन करने से मुराद अब आसान अल्फाज में बताओ भाई। सर मैं कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशंस डिक्लेयर करूँगा। आपने देखा है अच्छा फिर वो मज़ीद पर पूछता है कि भाई उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? सर उसमें कंटेनर का पाथ यानी इमेज मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, ईसीआर का पाथ दूँगा, कंटेनर का नाम, उसकी पोर्ट, अच्छा उसके लिए कितनी मेमोरी, कितना सीपीयू, ये सारी चीज़ें हमने टास्क में डिफाइन कर दी। अब ज्यों-ज्यों कोड अपडेट होता जाएगा ये पाइपलाइन चलती है ना, हर पाइपलाइन ट्रिगर पर एक नया टास्क बनता जाएगा, नया टास्क बनता जाएगा। तो इसलिए टास्क डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और उसमें हमारे पास नए-नए रिविजन्स जो है ना वो बनती जाती हैं। तो इसके बाद आखिरी चीज़ जो है ना वो सर्विस होती है कि अब हम इस कंटेनर को चलाने के लिए हमें सर्विस का सहारा लेना पड़ेगा। अब सर्विस क्या होती है यहाँ पर ही इन्फो में आ जाएँ, तो उसमें क्या हम करते हैं, हम कंटेनर्स को एक्सपोज़ करते हैं। अब अब्दुल ने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो कैसे करेगा? उसके लिए मुझे सर्विस बनानी होगी। ठीक है? क्लियर हुई है बात ये? अब हम सर्विस भी एक बना लेते हैं फटाफट। सर तो एक ये क्वेश्चन 3 है। जी, जी। एक क्वेश्चन आया है, बिलाल सईद ने किया है कि सर पाइपलाइन में हर मौके पे न्यू टास्क बनेगा या एग्जिस्टिंग टास्क की रिवीजन होगी? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही हुआ है इधर कि एग्जिस्टिंग टास्क डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, रिवीजन नहीं बनती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें ना, टास्क डेफिनेशन में जाऊँ, तो ये मेरी पाइपलाइन वैसे 14 दफ़ा चल चुकी है। तो हर दफ़ा एक नई अब असल में मेरे पास रात को टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपको ये पाइपलाइन भी चलवा के दिखाता। उसमें कुछ चीज़ें हम जल्दी कर लेते लेकिन वो फिर गंभीर हो जाती इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो बहरहाल इंशाल्लाह पाइपलाइन का दोबारा लेक्चर होगा तो यही चीज़ हमारे पास और खुल के सामने आएगी कि हर दफ़ा जो है ना रिवीजन नई बनती जा रही है लेकिन टास्क वही है। एक ही है टास्क डेवऑप्स मौलवी ईसीएस टास्क्स और उसमें रिवीजन 14 आगे मज़ीद चेंज होगी रिवीजन 15 फिर 16 फिर 17 इस तरह आपको डेवलपर्स को डेवऑप्स को ये भी अंदाज़ा होगा कि किस रिवीजन में कौन-सी चेंज हुई थी, एप्लीकेशन में कौन-सी चेंज हुई थी, ठीक है? तो टास्क वही रहेगा, उसमें रिवीजन्स अपडेट होंगी और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। इसके बाद मैं आ जाता हूँ प्यास टास्क में। अब जैसे यहाँ पर नई रिवीजन बनाऊँगा मैं तो क्रिएट न्यू न्यू रिवीजन और फिर आगे मज़ीद जो है ना एक नया कंटेनर बना लूँ, वही काम होगा, ठीक है? तो इस तरह हमारी न्यू रिवीजन्स बनती जाएँगी। तो क्लस्टर के बाद टास्क डेफिनेशन और उसमें रिवीजन्स। अब आखिरी चीज़ आ जाती है सर्विस कि यार एप्लीकेशन को हमने एक्सपोज़ करना है। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि मैंने इसको सर्विस को यूज़ करते हुए इस एप्लीकेशन को चलाया है। यहाँ पर जल्दी से करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। अच्छा प्यास क्लस्टर उसमें सर्विस बनाओ, टास्क ये हैं। अच्छा इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फिर सारी चीज़ें जो है ना सर्विस क्रिएट करता हूँ मैं। ऑप्शंस इसमें यकीन करें अभी बीसियों और भी रहती हैं, लेकिन वो ही बात है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मैं चीज़ा-चीज़ा जो चाहिए होती हैं। अब देखें, आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा कि टास्क हम बनाते क्यों हैं? क्यों? तो उसके लिए ये वजह है कि हमें सर्विस में टास्क की फैमिली देनी होती है, कि कौन-सी एप्लीकेशन किस टास्क में जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अपना प्यास टास्क, ठीक है? ये सिलेक्ट कर दिया, अब उसकी रिवीजन 1 है, जो-जो कोड अ, उसमें मॉडिफ़िकेशंस होती जाएँगी ना, रिवीजन्स खुद ब खुद बनती जाएँगी, ये सारा काम ऑटोमैटिक है। रिवीजन्स खुद ब खुद बनती जाएँगी, अगर मैं आपको मैं चैनल प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूँ, डेवऑप्स मौलवी हिंदी में जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने 1 घंटे की पूरी लैब में बताई हैं इस वीडियो में।
ये हिंदी चैनल पर कर दिया है मैंने अपलोड, मेरे ख्याल में ये वाली है, ये ये 1 घंटे का तकरीबन लेक्चर है। इसमें ये चीज़ें मज़ीद मैंने बताई हुई हैं। गिटहब एक्शंस को भी यूज़ किया है और वही काम है जो आज मैं आपको इस लैब में करवा रहा हूँ, कि किस तरह ईसीएस पे हमने इसकी रिविजन्स की हैं। ठीक है? तो ये देख लीजिएगा। तो बहरहाल यहाँ पर आ जाते हैं सर्विस नेम, प्यास टास्क सर्विस, और इसके बाद अब देखा है ना आपने, पहले हमने क्लस्टर बनाया, क्लस्टर के बाद टास्क बनाया, टास्क के बाद हमें सर्विस बनाई। तो हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर लॉन्च टाइप, फॉरगेट, हर जगह फॉरगेट ही है, सर्विस सर्वरलेस है। अच्छा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिजायर्ड टास्क एक काफ़ी है। अच्छा, इसको डिसेबल कर देते हैं। नीचे आ जाती है असल चीज़ है नेटवर्किंग और लोड बैलेंसिंग, कि यार आपने किस वीपीसी में चलाना है। अभी फ़िलहाल वीपीसी डिफ़ॉल्ट ही है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सबनेट्स को यूज़ करता हूँ, वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लॉन्च विज़ार्ड 6 में है, जो सिक्योरिटी ग्रुप मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये वाला, ठीक है? और बाकी अगर आपने यूज़ करने हैं तो यहाँ पर उनको सिलेक्ट, डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद असल चीज़ है लोड बैलेंसिंग। तो मैं करता हूँ, लोड बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? कि लोड बैलेंसर को यूज़ करते हुए मैं अपनी सर्विस को एक्सेस कर पाऊँगा। ये देखें ना, ये ईएलबी जहाँ पर भी आ रहा होता है, ज़्यादा यूज़ भी लोड बैलेंसर ही होता है। आप EC2 भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी आएगा। यूज़ लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये जल्दी से अब जो डिफ़ॉल्ट हैं। अच्छा, कंटेनर यही है। अच्छा, क्रिएट अ न्यू लोड बैलेंसर, हम नया लोड बैलेंसर बना लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं प्यास ELB, और पोर्ट 80 पर लिसन करें। अब हर लोड बैलेंसर के लिए हमें एक टारगेट ग्रुप भी बनाना होता है। टारगेट ग्रुप, उसमें सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं। वो ख़ैर ये नीचे उसके इंफॉर्मेशन मज़ीद आ रही होती है। लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। टारगेट ग्रुप्स, ठीक है? तो यहाँ पर मैं प्यास TG टारगेट ग्रुप कर लेता हूँ। तो बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं, छोड़ दें बस, और क्रिएट कर दें। तो अब हमारी एक सर्विस बन जाएगी। तो जिस सर्विस को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँगे, और वो एप्लीकेशन कहाँ पर चल रही है? हमारे इसी ECS के एक क्लस्टर में, थ्रू प्यास टास्क ये चल रही है। तो बेसिकली काफ़ी ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स सर्विस है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो एक आपकी रिज़्यूमे में एक बहुत ही एडेड बेनिफिट होगा कि आपने ECS पे काम किया हुआ है। सबसे पहले आपने देखा कि एक क्लस्टर बनाना है। क्यों? टास्क्स क्लस्टर के अंदर जाएँगे, क्लस्टर पहली रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद आपने देखा टास्क डेफिनेशन बनानी है। क्यों? कि हर रिविजन्स जो है ना, वो एक टास्क डेफिनेशन जो मैं डिफाइन करूँगा उसमें जाएँगी। तीसरी चीज़ सर्विस। फिर मैं रिपीट करता हूँ, क्लस्टर, टास्क डेफिनेशंस और उसके बाद सर्विस। तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमें सीक्वेंस वाइज़ ये चीज़ें बनानी होंगी। क्लस्टर, उसके अंदर सारे टास्क्स, टास्क डेफिनेशन, उसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया, और उसके बाद आपकी सर्विस, सर्विस जहाँ पर आप एक्चुअली अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँगे। तो अब मेरे ख़्याल में ये तकरीबन 1-2 मिनट लेगी, तो इसके बाद हमारा ये टास्क जो है ना बन जाएगा, सॉरी सर्विस बन जाएगी, और वो हमारी क्लस्टर के अंदर चलेगी। तो जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी सर्विस को एक्सेस कर पाएँगे। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ क्लस्टर में, तो अभी रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये कह रहा है फिलहाल तक तो कोई टास्क रन नहीं हो रहा, जिस वक़्त रन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो ग्रीन, कोई बिल-फर्ज़ कोई इश्यू आ जाता है, तो फिर उसके बाद ये सारा यहाँ पर वो अनहेल्दी और नॉट रनिंग वाली। अच्छा, अब एक फाइनल चीज़, कि ये सारी चीज़ें जो है ना क्लाउड फॉर्मेशन पे यूज़ हो रही हैं। क्लाउड फॉर्मेशन का अगर आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है।
टेराफॉर्म की जगह जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है ना, तो उसमें AWS में क्लाउड फॉर्मेशन यूज होती है। यहाँ पर देखें, बिहाइंड द सीन्स आपको बता रहा हूँ, जो ये बन रही है ना चीजें, ये सब कुछ टास्क वगैरह और सर्विस, वो क्लाउड फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पर। ये देखा है, यहाँ से ही मैं चला जाता हूँ, ये व्यू इन क्लाउड फॉर्मेशन, और इस सर्विस को भी जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जिस वक्त यहाँ कंप्लीट हो गया तो उधर भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्टिल क्रिएट इन प्रोग्रेस है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो बहरहाल आगाज मैंने इसलिए किया था कि ये आपकी पहली सीढ़ी है। यहाँ तो पहले इस चीज को इधर से समझें, जब ये समझ आएगी तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा अपने कंटेनर्स रन करने का। लेकिन और मैं सच्ची बताता हूँ, मैं चीजें छुपाता नहीं हूँ। मुझे 2-3 दिन शुरू में जिस वक्त मैंने सर्विस पर काम करना शुरू किया था, तो मुझे 2-3 दिन खुद मेरा अपना दिमाग जो है ना घूमता रहा है कि यार ये आखिर हो क्या रहा है, ये क्या चीज, ये इधर क्यों बनाऊं, उधर क्यों बनाऊं। तो फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ गई थी। और यकीन करें, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि हायरार्की यही है कि आपको पहले एक क्लस्टर बनाना होगा, उसके अंदर एक टास्क डेफिनेशन, और उसके अंदर टास्क डेफिनेशन एक बेसिकली एक फैमिली होती है जिसके अंदर रिवीजन्स आती हैं, और उसके बाद सर्विस। ये आज के लेक्चर में अगर आपने ये सीख लिया, तो मैं कहता हूँ काफी आपने ECS के बारे में जो है ना चीजें समझ ली हैं। बाकी अच्छा जाहिर है। सर, एक क्वेश्चन है, नजीफ पूछ रहे हैं कि सर आपने क्लाउड फॉर्मेशन में स्टैक खुद बनाया था या ईसीएस ने खुद ही मैनेज किया है वो? ये नजीफ वही तो नहीं है ना? अच्छा, मैं जानता हूँ। अच्छा, ये क्लाउड फॉर्मेशन खुद मैनेज कर रहा है। ठीक ओके। है, मैं नहीं बना रहा। और इसलिए ही मैं दिखा रहा हूँ कि आपके ज़हन में जब ये सवाल आएगा कि जिस वक़्त हम ये करते हैं, ये देखो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाना चाहिए, देखें, वन रनिंग। तो बेसिकली जो है ना, नज़ीफ का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आया मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड को बिल्ड करते हुए खुद बना रहा हूँ? भई नहीं बना रहा मैं। मेरे लिए क्लाउड फॉर्मेशन ही सारा काम कर रहा है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है। और क्लाउड फॉर्मेशन भी क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही हाईली डिमांडेड, यानी एक AWS की सर्विस है कि जिसमें आप कोड को यूज करते हुए AWS पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। ये जस्ट लाइक टेराफॉर्म है। अच्छा, अब देखें, टास्क सर्विस भी रन हो गई। मैं इसमें जाता हूँ, अ, कौन सा है हमारा, हाँ, प्यास क्लस्टर। और इसमें अब यहाँ पर सर्विस आ गई है, ठीक है। और टास्क भी हमारा ये बता रहा है ना कि किस टास्क में ये चल रही है, ठीक है, रिवीजन 1 है। अब जो जो कोड में चेंजेस आती जाएंगी, अगर CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंटेड है तो यहाँ रिवीजन्स आती जाएंगी। और इसमें इस सर्विस को क्लिक करता हूं मैं, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्क में, और यहाँ पर देख लें किधर है भाई, हाँ, ये DNS नेम है। इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी सेम एप्लीकेशन चलनी चाहिए। और ठीक हो गया जी, यहाँ पर भी वही चल गई है। आपके सामने मैंने एक क्लस्टर नया बनाया है, नया टास्क डेफिनेशन बनाया है, नई सर्विस बनाई है। और आपको ये भी क्लियर हो गया है कि यहाँ से इमेजेस एक्चुअली में उठा रहा है। तो अब यहाँ पर इमेजेस 2 हैं मेरे पास, इधर 30-40 इमेजेस थे। हर नए कोड पर, नई चेंज पर एक नया इमेज बनता जाएगा, बनता जाएगा। वैसे इस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा गिटहब एक्शंस CI/CD में। तो यहाँ ही इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत ही यानी ट्रेंडिंग सर्विस है, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यानी बेसिक सर्विसेज जैसे IAM, EC2, इसके अलावा किसी और सर्विस पर जाऊं। तो मैंने अब्दुल समी को यही कहा था कि यार ECS का थोड़ा मैं उन्हें बताना चाहता हूं। और कोशिश मेरी यही हुई है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिंप्लीफाई करके बताता। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई, तो आपने 2-3 दफ़ा एक क्लस्टर टास्क डेफिनेशन सर्विस खुद बनानी है। जब आप खुद बनाएंगे तो उम्मीद है आपकी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया। ओके सर।
अच्छा सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अब हम लोग लाइक छोटा सा एक क्यूए सेशन देख लेते हैं, और हम लोग पार्टिसिपेंट से मैं इंकरेज करूंगा कि वो बेशक चैट में क्वेश्चन पूछ लें या वो अपने हैंड्स रेस कर लें, तो मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा और वो डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो श्योर। फिलहाल हमें एक चैट में क्वेश्चन आया है, ये जो आपने लास्ट बात की है कि इज इट द सेम कॉन्सेप्ट एज वी मेक मास्टर नोड ऑन के कुबरनेटिस क्लस्टर कुबरनेटिस एंड ऐड अनदर स्लेव नोड्स एंड रन टास्क ओवर देम। आप चैट ओपन कर लें, आपको शो भी हो जाएगा सर। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये तो कौन सा क्वेश्चन है सर? रिकॉर्डिंग क्लास की मिल जाएगी? अच्छा नीचे, नहीं सॉरी। नहीं, सबसे नीचे स्क्रॉल करें। ओके ओके ओके। Is it same concept as we make master node on K8s and add another slave nodes and run tasks over them? uh, अपने आप को समझाने के लिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो टोटली डिफरेंट चीजें हैं, और ये जो है ना टोटली डिफरेंट है। उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास कुबरनेटिस में एक मास्टर नोड होता है, और जो हमारे पास डिमांड इंक्रीज होती है तो हम मजीद वर्कर नोड्स ऐड करते जाते हैं। तो आप उस सेंस में कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें भी जो हमारी एप्लीकेशन ग्रो करती है तो हम नए टास्क बनाकर नए कंटेनर्स जो है ना सेम लोड बैलेंसर के साथ यूज कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपकी बजा है, बिल्कुल सही कही है। लेकिन आर्किटेक्चर की या डीप डाइव अगर बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ें हैं। ये एक समझ लें कि ये एक थोड़ा सेपरेट कॉन्सेप्ट है। लेकिन एट द एंड हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख लें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ईकेएस का हुआ ना, तो उसमें तो बहुत सारा यानी आपके पास ऑप्शंस और आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। हाँ, अपने आप को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप सही कह रहे हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें जो है ना अपने आप को समझाने के लिए भी कही जा सकती हैं, तो मेक सेंस, मैं यही ओके सर, कहूँगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर किसी के क्वेश्चन है वो बेशक चैट में टाइप कर दें या अपने हैंड रेस कर दें, मैं उनको फिर अनम्यूट कर दूंगा और वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट मी रिपीट, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो सर से पूछ सकते हैं अभी हैंड रेस करके या चैट में मैसेज करके। अच्छा वैसे अ, अगर आप लोगों के पास AWS का फ्री टियर अकाउंट है ना, तो इसके क्रेडिट्स मिलते हैं इस सर्विस के, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? असल में प्रॉब्लम यही होता है कि स्टूडेंट्स के पास AWS के क्रेडिट्स वगैरह नहीं होते, और वो यानी अफ़ोर्ड कर नहीं सकते, तो इसलिए वो बेचारे सीख नहीं सकते। लेकिन एक फ्री टियर अकाउंट बना लीजिएगा, शुरू के जो $100 हैं उनको किसी न किसी तरह कंज़्यूम करें। और जैसे मैंने अब्दुल से शुरू से ही पूछा था कि आया इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर मिलते हैं, मिलने चाहिए, तो अगर मिलते हैं तो आप इनको ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। जी जी, श्योर सर। सो जी। आई बिलीव आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आई थिंक एवरीवन इज ऑल क्लियर। सो सर लेट्स कंक्लूड। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, इट वाज अ रियली इंसाइटफुल सेक्शन, एंड मैंने खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, एंड आई होप ऑडियंस ने भी हमारी बहुत कुछ सीखा है, एंड उनका टाइम वर्थ इट एक वर्दी सेशन में इन्वेस्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह आपको ये जो रिकॉर्डिंग है इस सेशन की, मैं ये सेशन ये ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा और आपसे एक फीडबैक